Hello everyone, I am Neha Gupta and we have started a series for BPSC and we are just going to continue with this series and today I am going to teach you Government of India Act 1858, Indian Consuls Act 1861, Indian Consuls Act 1892, Indian Consul Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935. So guys, let's get started. पहले देखो क्या होता है। जो हम 1857 का रिवोल्ट तो आप सभी को पता है कि इंडियंस ने कितना विद्रोह किया था, कितना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था। तो किसी तरह ब्रिटिशर्स ने बहुत मुश्किल से उस रिवोल्ट को सप्रेस तो कर दिया, बट ये जो एक्ट है ये उसके बाद आता है। ब्रिटिशर्स को ऐसा फील होता है कि अब वैसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ तो लॉ लाना पड़ेगा, अब कुछ तो लॉज में चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लूप होल्स है जिसकी वजह से वो रिवोल्ट हुआ, इसीलिए उसका ही ये क्या था, कॉन्सिक्वेंस था ये एक्ट। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां से एक लॉ पास होता है। उस लॉ को क्या बोला गया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। मतलब इंडिया में अच्छा गवर्नेंस लाने के लिए इस लॉ को बनाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रीनेम्ड एज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। अब क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जिसको कि चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, उनको अब क्या चेंज किया गया, उनको बोला गया कि अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहेंगे, आप वॉइसरॉय ऑफ इंडिया रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखा था कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन। एक पार्ट में था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरे पार्ट में था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब क्या बोला गया कि अब इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इनकी जगह पे एक नया ऑफिस आएगा। और क्या किया गया, नया ऑफिस, दैट इज न्यू ऑफिस फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया ऑफिस लाया गया। अब नया ऑफिस लाया गया तो उसमें क्या, कोई मेंबर्स तो होने चाहिए, एक काउंसिल होना चाहिए उनको असिस्ट करने के लिए। तो क्या किया गया, 15 मेंबर्स का एक काउंसिल बनाया गया। वो क्या करेंगे, वो करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इतना कुछ हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को ये चीज तो फील हो जाता है कि अब लॉज में कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा तो ही अच्छे से इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, लगातार वो 3 काउंसिल्स एक्ट लेते आए। एक काउंसिल एक्ट आया 1861 में, दूसरा आया 1892 में और तीसरा आया 1909 में। तो हम लोग देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ, इंडक्शन ऑफ इंडियन इन काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय। वॉइसरॉय जो थे, जो कि देखो वॉइसरॉय क्या है, वॉइसरॉय का ऑफिस जो होता है वो ब्रिटेन में होता था। वो उनके बिहाफ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि हमने देखा 1850 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, उनके बिहाफ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में काम करते हैं। लेकिन ये जो ऑफिस वॉइसरॉय का है वो ब्रिटेन में होता है। तो इसमें क्या हुआ, उनका जो वॉइसरॉय का जो काउंसिल था उसमें इंडियंस को भी अब डाला जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अब पावर्स का क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। पहले हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि क्या किया गया था, मतलब गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल को सब ऑर्डिनेट बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया था गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को। लेकिन इसमें क्या हुआ, अब उनको उनके पावर्स वापस कर दिए जाते हैं। अब वो लोग अपने खुद के लेजिस्लेटिव पार्ट्स उनके पास होते हैं, वो लोग खुद के लॉज बना सकते हैं। अब वो लोग सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर सम स्टेट आल्सो स्टार्टेड टू सेटअप। अब क्या किया जाता है, कुछ कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेटअप भी होने लगता है, जैसे कि हो गया बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पंजाब में। अब इन लोगों को बोला गया कि आप खुद के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बना सकते हैं। मतलब क्या किया जा रहा था, प्रोविंसेस को पावर्स दे दिया जा रहा था, उनको बोला जा रहा था कि आप इंडिपेंडेंट, आप खुद के बना सकते हैं लॉज। Viceroy was given ordinance issuing power in case of emergency situation। ये बहुत बड़ा स्टेप था। इसमें क्या किया जा रहा था कि जो वॉइसरॉय थे उनको बोला गया कि आप खुद के ऑर्डिनेंस बना सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन बस ये शर्त था कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो 6 मंथ तक ही वैलिड होगा। मतलब ये एक बस टेम्पोररी था, मतलब ये परमानेंट नहीं हो सकता 6 महीने तक। मतलब 6 महीने तक ही ये वैलिड हो सकता है, उससे ज्यादा ये वैलिड नहीं रहेगा। पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। पोर्टफोलियो सिस्टम वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है। ये क्या था कि मतलब जैसे पावर्स का डिवीजन होता है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, जैसे कि आज होम मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, तो वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन कॉन्सल्स एक्ट 1861। इसका जिक्र फर्स्ट टाइम लॉर्ड कैनिंग किए थे 1859 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट फर्स्ट टाइम हुआ था इंडियन कॉन्सल्स एक्ट 1861 में। इसमें 6 मिनिस्ट्रीज थी, 6 पोर्टफोलियो बनाया गया था। अब इसके बाद क्या आता है, इंडियन कॉन्सल्स एक्ट 1892। इसमें क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे गवर्नर के वॉइसरॉय के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उसमें क्या किया गया, एडिशनल मेंबर्स को ऐड कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन पावर टू डिस्कस बजट, और ये बहुत बड़ा पावर दे दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कि आप पावर भी आप बजट भी आप डिस्कस कर सकते हैं। पहले इनको पावर नहीं था बजट में इंटरफेयर करने का, बट इस एक्ट के बाद, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के बाद, वो क्या बोला गया कि आप बजट भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, अलाउड वन इंडियन आउट ऑफ 6 टू ज्वाइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंडियंस का ये डिमांड हमेशा से हो रहा था कि जो वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनमें उनको भी दाखिला मिलना चाहिए। तो इस एक्ट के बाद क्या होता है, बोला जाता है कि 6 मेंबर्स का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वॉइसरॉय का, उसमें एक इंडियन को अलाउ किया जाएगा। और इसमें क्या होता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वो फर्स्ट इंडियन होते हैं जिनको कि इसमें ऐड किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा चीज होता है कि मुस्लिम को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है। मतलब मुस्लिम मुस्लिम बहुत टाइम से ये डिमांड कर रहे थे कि उनको अलग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इस एक्ट में फर्स्ट टाइम होता है उनको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और यहीं से स्टार्ट होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में सेपरेटिज्म का कॉन्सेप्ट। मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का बिगनिंग इधर से ही होता है, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। अब क्या हो रहा था कि डायरार्की की तरफ शिफ्टिंग हो रहा था। मतलब कि जो प्रोविंसेस है, जो सेंटर है, उन वो लोग को इंडिपेंडेंट बना दिया जा रहा था कि अपना खुद का लॉज अब खुद से बना सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें बजट तक का पावर दे दिया गया था कि प्रोविंसेस जो है बजट तक खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोविंसेस टू प्रेजेंट देयर ओन बजट एंड लिवाइड देयर ओन टैक्सेस। मतलब क्या हो रहा था, प्रोविंसेस जो है अपने खुद के बजट बना सकते हैं और अपने खुद के टैक्सेस वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनको यहाँ पर क्या हो रहा था, पावर दे दिया गया था कि आप डिपेंडेंट नहीं हो सेंटर पे अपने लॉज के लिए, अपने बजट के लिए। आप अपना खुद का लॉज बना सकते हो, अपने खुद के रेगुलेशंस बना सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मतलब पहले जैसा था कि सेंटर पूरे
कंट्री को कंट्रोल करता था। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब सब्जेक्ट्स अलग होंगे, सेंटर के सब्जेक्ट्स अलग होंगे, प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स अलग होंगे। अब जो प्रोविंसेस है वो डिपेंडेंट नहीं है सेंटर पे अपने लॉज एंड रेगुलेशंस के लिए। 3 Indian sort of six were allowed in Viceroy Executive Council। हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कि एक इंडियन को परमिशन मिला था कि वो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि 3 इंडियंस को उसमें शामिल कर लिया गया। इंडियंस के लिए ये बहुत खुशी का मौका था। अब इंडियन लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरल। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है कि 2 हाउसेस में डिवाइड हो गया था। मतलब जैसे कि आज हमारे स्टेट्स है, विधान सभा, विधान परिषद, तो उसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम इंडियन जो लेजिस्लेचर था वो भी 2 हाउसेस में डिवाइड हो गया था। डायआर्की सिस्टम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्रोविंसेस। डायआर्की सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया कि डायआर्की सिस्टम क्या होता है, मतलब कि प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट है, वो सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है अपने लॉज के लिए, अपने फॉर्मुलेशन के लिए, रेगुलेशंस के लिए। मतलब वो खुद के लॉज बना सकते हैं, खुद के बजट बना सकते हैं, मतलब पूरे तरीके से वो इंडिपेंडेंट है। तो डायआर्की सिस्टम जो है वहाँ पे ऐड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। पब्लिक सर्विस कमीशन वो सेटअप फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट। मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनका गठन किया जाता है सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। अब देखो क्या होता है, पहले मॉडल इंटू रिफॉर्म में था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन बस मुस्लिम को मिलता है। अब क्या करते हैं अब क्या करते हैं ब्रिटिशर्स कि उसको एक्सटेंड करके अब दूसरे कम्युनिटीज को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि सिख्स हो गया, इंडियन क्रिश्चियंस हो गया, एंग्लो इंडियंस हो गया, यूरोपियंस हो गया। सबको क्या बोलते हैं कि तुम लोग सबको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इलेक्टोरेट सिस्टम को एक्सटेंड कर देते हैं सिक्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। मतलब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को धीरे धीरे वो और बढ़ाते ही जा रहे थे। अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था और अभी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत हद तक इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। पावर्स वेर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट, दैट इज फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब जो पावर्स था वो 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया था, फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। इट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर्स। पहले क्या था, मॉडल मिंटू में था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट बस मुस्लिम को मिला था। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिश्चियंस को मिला, इंडियन एंग्लो इंडियंस को मिला, यूरोपियंस को मिला और सिख्स को मिला। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो एक्सचेंज करके डिप्रेस्ड क्लास को, वुमेन को और लेबर्स को भी मिलता है। ऑटोनोमी टू द प्रोविंसेस, मतलब क्या होता है कि प्रोविंसेस को बहुत सारे पावर्स दे दिए जाते हैं, उनका खुद का ऑटोनोमी दे दिया जाता है, मोनोपोली दे दिया जाता है कि आप खुद का लॉज खुद बना सकते हैं, आप किसी भी तरह से सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं है अपने लॉज के लिए। ए फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट दिल्ली फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब क्या होता है कि एक फेडरल कोर्ट का गठन किया जाता है दिल्ली में, जो कि फर्स्ट टाइम था कि किसी फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हो रहा था। वो क्या करेगा कि जो डिस्प्यूट्स है प्रोविंसेस में और या फिर सेंटर एंड प्रोविंसेस में जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करेगा, उसको सॉल्व करेगा। ये इसका ये काम था। बाईकैमरलिज्म इन सब स्टेट। अब क्या मैंने बताया, बाईकैमरलिज्म मतलब क्या होता है कि स्टेट आपका जो प्रोविंसेस है और जो आपका सेंटर है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, बाईकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस का गठन होगा प्रोविंशियल लेवल पे। और इसमें क्या हुआ, पहला बोला गया कि 2 हाउसेस का गठन होगा, फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। 2 हाउस का यहाँ पे फॉर्मुलेशन हुआ। सेटिंग अप ऑफ आरबीआई। अब
क्या हुआ कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका सेटिंग अप उसी समय हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर। और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी इसी एक्ट में आया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या होगा, सेटिंग होगा। डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बहुत बड़ा चीज हुआ। अब क्या बोला गया कि इंडिया में अब इलेक्शन होगा। पहली बार इंडियंस को मौका मिला कि वो इलेक्शन कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें उसके बाद सबसे बड़ा बात क्या हुआ कि 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन एक्वायर्ड वोटिंग राइट। मतलब क्या बोला गया कि जो 10% जो टोटल पॉपुलेशन है उनको वोटिंग राइट्स मिल गया, मतलब फ्रेंचाइजी मिल गया फर्स्ट टाइम। तो इंडियंस के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज था, इंडियंस बहुत खुश थे। और इलेक्शन होता भी है जिसमें क्या होता है 11 जो प्रोविंसेस होते हैं उसमें कांग्रेस जो होता है 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। So here's the end of this video. I hope you will like it, and if you like it then please like, comment, subscribe and share, and we will continue